भारत दुनिया के शायद उन बहुत कम देशों में, गिने चुने देशों में आता है जहां नेता अपने अपराध को भी अपनी ताकत बना लेते हैं और अदालत के फैसले उनके लिए एक जैकपॉट की तरह साबित होते हैं। यह वो देश है जहां अदालत अगर किसी नेता को दोषी मानकर जेल में डाल दे तो लोग कहते हैं कि जेल में जाने के बाद उस नेता का लोकप्रिय होना पक्की बात है, जेल में जाने के बाद तो चुनाव 100% जीतेगा। यानी जेल में जाते ही जनता का दिल पसीज जाता है और वो समझते हैं कि एक जैकपॉट मिल गया और इस जैकपॉट में उन्हें लोगों की सहानुभूति के साथ उनके ढेर सारे वोट भी मिल जाते हैं। इसलिए हमारे देश में जेल जाना बुरा नहीं माना जाता। अदालत अगर दोषी ठहरा दें भ्रष्टाचार के मामले में तो इसको कोई बुरा नहीं मानता। ना जनता बुरा मानती है, ना नेता बुरा मानते हैं, ना ही हमारा पूरा सिस्टम बुरा मानता है। अदालत जो चाहे कहती रहे। आज जिस तरह राहुल गांधी पर संसद में अयोग्य ठहराए जाने का खतरा मंडरा रहा है, ठीक वैसा ही संकट आज से 47 वर्ष पहले उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी आया था और उस समय इंदिरा गांधी ने अपनी संसद की सदस्यता और प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तो जब इंदिरा गांधी के जीवन में यह आया, यही मौका जो आज राहुल गांधी के जीवन में आ रहा है 47 वर्ष पहले, तब उन्होंने क्या किया था आज आपको याद दिलाना जरूरी है। तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और आज भारत के जिस संविधान को राहुल गांधी खतरे में बताते हैं, उस संविधान को इंदिरा गांधी ने कागज का एक महज छोटा सा टुकड़ा बनाकर रख दिया था। इसलिए आज का ये विश्लेषण भी आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र से प्यार करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी से प्यार करते हैं, आपको अपने संविधान की रक्षा करने में दिलचस्पी है, तो यह विश्लेषण भी सुन लीजिए। क्योंकि ये तो आप बहुत सुनते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो भी जरा सुन लीजिए। आज जिस तरह राहुल गांधी को इस देश की अदालत ने आपराधिक मानहानि के लिए दोषी माना है, ठीक उसी तरह 12 जून 1975 को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक फैसला सुनाया था और यह फैसला 1971 के लोकसभा चुनावों को लेकर था। इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उन्होंने 1971 में रायबरेली से लोकसभा का जो चुनाव लड़ा उसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए इंदिरा गांधी को दोषी पाया और उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करते हुए इंदिरा गांधी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। यानी ना तो इंदिरा गांधी अब सांसद रहेंगी और ना ही 6 वर्षों तक चुनाव लड़ पाएंगी। इसका मतलब उन्हें प्रधानमंत्री के पद से भी हटना पड़ेगा और इस फैसले का मतलब यही था कि इंदिरा गांधी अब भारत की प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी ने जानते हैं क्या किया? उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने उससे पहले कभी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी और कहा कि कुछ विदेशी ताकतें, कुछ ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं, इसलिए उनका यह फैसला भारत के हित में है। जबकि यह फैसला सिर्फ इंदिरा गांधी के हित में था। इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया था। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रोकने की तमाम कोशिशें की थी और इसके लिए उन पर फैसला सुनाने वाले जज की जासूसी कराने के भी आरोप लगे थे। तो इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता जो आज अदालत पर आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें सताया जा रहा है, उन्हें कांग्रेस पार्टी का भी पुराना इतिहास देखना चाहिए। आज मैं अपने साथ एक पुस्तक लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है द केस दैट शुक इंडिया और यह किताब एक वकील प्रशांत भूषण ने लिखी है। प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले नेता राजनारायण के वकील थे। राजनारायण वही नेता थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी पर यह केस किया कि उन्होंने मुझे हराने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया था इस चुनाव में। इस किताब में लिखा है कि जब मई 1975 में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, तब इलाहाबाद से उस समय के कांग्रेस सांसद ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के घर पर जाकर उनसे मिलने की कई बार कोशिश की और उस समय जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को कई तरह के प्रलोभन और लालच दिए जा रहे थे ताकि वो ऐसा फैसला सुनाएं जो इंदिरा गांधी के पक्ष में हो, इंदिरा गांधी के अनुकूल हो।
क्योंकि उन्हें डर था कि ये जज कहीं हमारे खिलाफ फैसला ना सुना दे। ये पुस्तक मैं लेकर आया हूं। इसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि फैसले से कुछ दिन पहले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फोन किया। तो सोचिए, एक हाई कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस फोन कर रहे हैं और फोन करके चीफ जस्टिस कहते हैं उन्हें कि इस फैसले को जुलाई तक के लिए टाल दिया जाए। लेकिन जब उन्हें यह लगा कि इंदिरा गांधी की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तो उस जज ने अपने स्टाफ से कहा कि अब तो फैसला 12 जून को आकर ही रहेगा, क्योंकि जज समझ गए थे कि तरह तरह से दबाव डाले जा रहे हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, और जो उनके बॉस थे चीफ जस्टिस, उनसे भी फोन कराया जा रहा है। इसका मतलब इस फैसले को सरकार रोकना चाहती है, और उन्होंने यह तय कर लिया कि अब तो यह फैसला सही समय पर वो सुनाकर ही रहेंगे। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस DS माथुर इंदिरा गांधी के निजी डॉक्टर KP माथुर के बहुत करीबी रिश्तेदार थे, और इससे आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने किस तरह अदालत पर अपना दबाव बनाया होगा। आज मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूं इस किताब में क्या लिखा है। देखिए, जस्टिस सिन्हा गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम देहरादून। इट वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद कॉलिंग। जस्टिस सिन्हा हैड टू टॉक टू हिम। तो इसमें लिखा है कि भाई जब बॉस फोन करेंगे, चीफ जस्टिस फोन कर रहे हैं जज को, तो बात तो करनी पड़ेगी, फोन तो लेना ही पड़ेगा। सो ही हैड टू टॉक टू हिम। द चीफ जस्टिस सेड that the additional secretary of the home ministry PP Nair had met him and he wanted the judgment to be postponed till July. This was probably because of Mrs. Gandhi's planned visit to Mexico for the International Women's Year Conference. She probably wanted to be in India when the judgment came. Justice Sinha was angry at this request. Justice Sinha को इस पर बड़ा गुस्सा आया। After telling the Chief Justice that this was not possible, he immediately drove down to the High Court to order the registrar to inform the parties and the press that the judgment would be delivered on 12th June. तो देखिए उस जमाने के जज भी कैसे होते थे। जज को चीफ जस्टिस ने फोन किया, लेकिन तब भी जज माने नहीं, और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब तो वो 12 जून को ही फैसला सुनाएंगे, जबकि चीफ जस्टिस उनसे ये कह रहे थे कि इसे जुलाई तक के लिए टाल दीजिए, क्योंकि इंदिरा गांधी अभी मेक्सिको जाना चाहती हैं। उसके बाद देखिए आगे इस किताब में क्या लिखा है, बड़ी अच्छी कहानी है ये। अ स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ द CID was employed to find out the contents of the judgment. They went to the house of Justice Sinha's secretary Manna Lai late on the night of 11th June. तो सोचिए 12 जून को यह फैसला आना था, और 11 जून की रात को, पिछली रात को 11 जून की रात को CID की एक टीम जस्टिस सिन्हा के सेक्रेटरी के घर पर पहुंच जाती है, और CID की टीम उनसे कहती है ही वॉज आस्क्ड टू डिस्क्लोज द जजमेंट, कि हमें जजमेंट में क्या लिखा है अभी बताइए। सेक्रेटरी कहते हैं दैट ही डिड नॉट नो इट, उन्हें नहीं पता कि जजमेंट में क्या लिखा है, जो कि सही भी था। सच्चाई भी यही थी कि खुद सेक्रेटरी को नहीं पता था कि जजमेंट में क्या लिखा है। When he stayed mum even after much coaxing, they left with a veiled threat. We will come back in half an hour. You better tell us the judgment then if you know what is good for you. और CID के जो लोग हैं, CID की टीम सेक्रेटरी को धमकी देकर चले गए कि आधे घंटे के बाद हम दोबारा आएंगे, और अपनी सलामती चाहते हो तो तब तक हमें बताकर रखो कि जजमेंट में क्या लिखा है। लेकिन जो जज थे, हैरानी की बात यह है कि जब जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा किसी भी प्रलोभन में, लालच में, दबाव में नहीं आए, तो फैसले से एक दिन पहले 11 जून 1975 की रात को, जो मैंने आपको अभी पढ़कर बताया, CID के कुछ अधिकारी उनके पर्सनल सेक्रेटरी मुन्ना लाई के घर पर पहुंच गए और फैसले को लीक करने का दबाव बनाने लगे। यानी इंदिरा गांधी चाहती थीं कि उन्हें फैसले से एक रात पहले ही पता चल जाए, ताकि अगर इस फैसले में कुछ उनके खिलाफ कोई बात लिखी है तो वो फिर इस फैसले को रोक सके। हालांकि मन्ना लाई ने इसे लीक नहीं किया, और इंदिरा गांधी को इसके बारे में पता चल ही नहीं सका कि उस फैसले में उन्हें दोषी माना गया है।